हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था बैलेंस शीट कैप्शंस, जिसमें से हमने पढ़ी थी कल शेयर कैपिटल, उससे रिलेटेड जो भी असर्शंस थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड कौन से नोट्स, कुछ चीज़ें हैं जो हमें एडिशनली कुछ डिस्क्लोज करनी है। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम। अगर कोई कंपनी एडवांस देती है, लोन देती है या इन्वेस्ट करती है किसी भी अदर पर्सन या एंटिटी पे, इंक्लूडिंग कोई फॉरेन एंटिटी या किसी इंटरमीडियरी को पैसे देती है विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द इंटरमीडियरी शैल। ये बात में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं कि जो कंपनी पैसे एडवांस कर रही है, लोन दे रही है या इन्वेस्ट कर रही है, वो कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है ये कंपनी खुद पैसे बोरो करके बैठी है, दैट इज़ आपको एज अ पर्सन किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब आपके पास पैसे नहीं है तो पहले आपने बैंक से लोन उठाया 1 करोड़ का, और फिर उस 1 करोड़ को आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो द थिंग विच मैटर्स इज कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो फंड बोरोड भी हो सकता है, या कंपनीज के केस में शेयर प्रीमियम के लिए जो शेयर प्रीमियम अकाउंट में पैसे रखे हैं वो हो सकता है, या किसी भी सोर्सेज से किसी भी काइंड ऑफ फंड हो सकती है। बस अगर कोई भी कंपनी किसी भी तरह का एडवांस लोन या इन्वेस्टमेंट कर रही है या करना चाह रही है, जिसके लिए उन्होंने एक इंटरमीडियरी बना लिया है, दैट इज़ आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट तो करना है पर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। आपने इस एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दिए, इस पे इन्वेस्ट कर रखा है या इसे लोन दिया है ताकि ये जाके इस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो ऐसे केस में जो ये इंटरमीडियरी है, द इंटरमीडियरी शेल, अगर आपने इसको पैसे दिए हैं तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड या इन्वेस्ट करेगा किसी दूसरे पर्सन पे या एंटिटी पे, जो बताएगी इसे कंपनी या कंपनी के बिहाफ में। दैट इज़ आपने इसको बताया कि जाओ कंपनी एक्स वाई जेड में इन्वेस्ट करो, तो ये आपके पैसे लेके एक्स वाई जेड के पास जाके इन्वेस्ट करेगा। या दूसरा, आपने इसको अपनी बिल्डिंग दी है अभी, या पैसे दिए हैं और आपने बोला जाओ और इस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंपनी के बिहाफ में गारंटी दो, सिक्योरिटी दो कि अगर कल को इसने पैसे नहीं पटाए, कुछ भी हुआ तो तुम पटा दोगे। दैट इज़ किसी भी तरह से ये इंटरमीडियरी जाके इस कंपनी को बेनिफिट करा रहा है। अब ऐसे केस में ये एक्स वाई जेड कंपनी क्या कहलाएगी? अल्टीमेट बेनिफिशियरी, क्योंकि एट लास्ट बेनिफिट कहाँ पहुँच रहा है? इस कंपनी के पास। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब भी कोई कंपनी किसी इंटरमीडियरी को पैसे देती है, दैट इज़ एज अ एडवांस लोन या इन्वेस्टमेंट फंड्स, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये जो इंटरमीडियरी है या तो ये जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा या लोन देगा किसी पर्टिकुलर कंपनी को, या उसके बिहाफ में गारंटी देगा या अपनी सिक्योरिटी देगा एज अ कोलेटरल। तब ऐसे केस में कंपनी को कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी कि किस डेट पे क्या अमाउंट ऑफ फंड कंपनी ने एडवांस या लोन या इन्वेस्ट किया है इंटरमीडियरी में, विथ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरी। अगर आपके पास 10 इंटरमीडियरीज है तो आप पूरे 10 इंटरमीडियरीज की डिटेल, फिर उनको किस डेट में कितना अमाउंट ऑफ फंड आपने दिया है, एंड देन डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड जो इंटरमीडियरी ने दूसरे आगे इंटरमीडियरीज को या अल्टीमेट बेनिफिशियरी को दिया है, अलॉन्ग विथ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो सबसे पहले कंपनी ये डिस्क्लोज करेगी कि कौन सी डेट को कितना अमाउंट उसने इंटरमीडियरी को दिया, फिर उसके बाद ये डिस्क्लोज करेगी कि कौन सी डेट को कितना अमाउंट उस इंटरमीडियरी ने आगे इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे सच इंटरमीडियरीज या अदर इंटरमीडियरीज इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है आपने इस पर्सन को पैसे दिए कि जाओ कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये पहले किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है, अब ये पर्सन जाके इसके बिहाफ में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप वो भी शो करोगे, डिस्क्लोज करोगे, एंड देन यू विल डिस्क्लोज। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, लोन नहीं दिया है, बट आपने गारंटी प्रोवाइड करी है, सिक्योरिटी दी है, तो कौन सी डेट को ये सिक्योरिटी दी और किस अमाउंट में और किस बेनिफिशियरी के लिए दी। एंड एट लास्ट यू हैव टू डिक्लेयर कि इन सब प्रोसेसेस में किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है किसी भी प्रोविजन का ऑफ फैमा एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। दैट इज़ इन तीनों एक्ट के जो भी रेगुलेशन है सबके साथ कंप्लाई करते हुए ये सारी चीज़ें की गई है। अब फर्स्ट पॉइंट पे तो आपने समझा कि आप किसी कंपनी को दे रहे हो। नाउ अगर कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है, दैट इज़ वेयर अ कंपनी हैज़ रिसीव्ड एनी फंड फ्रॉम एनी पर्सन एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज फंडिंग पार्टी विद द अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डेड
इन राइटिंग और अदरवाइज दैट द कंपनी शेल, दैट इज़ यहाँ पे आप एज अ इंटरमीडियरी एक्ट कर रहे हो। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, आप इंटरमीडियरी को पैसा दोगे, जहाँ पे आप दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंटरमीडियरी जाके डायरेक्टली लैंड या इन्वेस्ट करेगा पैसे किसी दूसरे पर्सन या एंटिटी पे, या ये अब वो आपके बिहाफ पे उस कंपनी के लिए गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। लाइकवाइज अब आप एज अ इंटरमीडियरी सर्व कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी को, किसी कंपनी ने आपको पैसे दे रखे हैं ताकि आप जाके इन्वेस्ट करो, ताकि यू एज अ कंपनी शेल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड और इन्वेस्ट करो किसी दूसरे पर्सन या एंटिटी पे ऑन द बिहाफ ऑफ फंडिंग पार्टी, दैट इज़ जो जिस पार्टी ने आपको पैसे दिए हैं उसके बिहाफ में, या आप किसी पर्सन या कंपनी के को लेके प्रोवाइड कराओ कोई गारंटी या सिक्योरिटी। तो उस केस में आपको डिस्क्लोज करना है कि किस डेट में कितना अमाउंट ऑफ फंड आपने रिसीव किया है फ्रॉम फंडिंग पार्टी, और उस फंडिंग पार्टी की कंप्लीट डिटेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में बस इतना डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हो रिगार्डिंग इंटरमीडियरीज, और यहाँ पे आप डिस्क्लोज करोगे रिगार्डिंग फंडिंग पार्टीज। फिर किस डेट पे कितने अमाउंट ऑफ फंड आपने फर्दर एडवांस लोन या इन्वेस्ट किए हैं किसी दूसरे इंटरमीडियरी पे या अल्टीमेट बेनिफिशियरी पे, या अगर गारंटी प्रोवाइड कराई है तो उसका डेट और अमाउंट। एंड अगेन एट लास्ट डिक्लेरेशन देना है कि किसी भी तरह का वायलेशन नहीं हुआ है किसी भी प्रोविजन ऑफ फैमा एक्ट, कंपनीज एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। I hope you all are clear with this, and here we are done with the topic share capital. Our next topic is reserves and surplus, और ये हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट कैप्शंस। रिजर्व्स प्रॉफिट में से वो अमाउंट होते हैं दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लाइबिलिटी, कंटिंजेंसी, कमिटमेंट और डिम्यूनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डोंट टू एग्जिस्ट एज एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दैट इज़ ये सारी चीज़ें हटा के, इनको हटा के जो पैसे आप रखते हो आउट ऑफ प्रॉफिट, वो होती है तुम्हारी रिजर्व्स। रिजर्व एक वाइटल सोर्स होती है फाइनेंसिंग की, और कंपनी एक रिजर्व को यूटिलाइज करती है एज पर इट्स नेचर एंड टाइप। लाइक फॉर एग्जांपल जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, उसका क्या काम है, अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये उस नेचर की है, उस टाइप की। तो किसी भी रिजर्व का जो नेचर होता है, जो टाइप होता है, कंपनी उसको उसी के बेसिस पे यूटिलाइज करती है। अब ये रिजर्व्स दो टाइप के हो सकते हैं या दो पार्ट्स में डिवाइडेड किए जा सकते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, या अगर आपको अपने डिविजिबल प्रॉफिट इन लीनियर्स को सप्लीमेंट करना है, या आपको अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, आपको वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ करना है, या आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आप जिन रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हो वो होते हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स। वहीं कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ किसी लिमिटेड पर्पस के लिए ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं, जिसका एग्जांपल है सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। लाइक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को आप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए सेक्शन 52 बताता है कुछ पर्पसेस जिनके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। आप इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब मान लो कंपनी ना कभी आउट ऑफ योर रेवेन्यू प्रॉफिट्स कुछ अमाउंट को क्रेडिट कर देती है एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व पे, दैट इज़ अब ये जो रिजर्व है इसका जो अमाउंट है वो आप यूज़ करोगे फॉर एनी कैपिटल पर्पस, तो इस वजह से अब इस रिजर्व का नेचर हो जाएगा ऑफ कैपिटल रिजर्व। दैट इज़ आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व आपने कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो अब ये जो अमाउंट था इसका नेचर हो गया कैपिटल नेचर का। जनरली दिस कैपिटल रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जो आप अर्न करते हो बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। किसी भी तरह के कैपिटल एसेट को बेच के जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो उससे आप बनाते हो कैपिटल रिजर्व। और ये जो कैपिटल रिजर्व है ये जनरली यूज़ होते हैं टू राइट ऑफ या राइट डाउन किसी भी तरह के फिक्टिडियस एसेट, लॉसेस या इशू ऑफ बोनस शेयर्स। लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हो तो आप उस प्रीमियम को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बट एट लास्ट ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, ये सिर्फ उन्हीं पर्पसेस के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं जो कि सेक्शन 52 और सेक्शन 55 स्पेसिफाई करता है। तो अभी हमने समझ लिया कि रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है। अब ऑडिटर को क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, किस तरीके से ऑडिट करनी है रिजर्व्स एंड सरप्लस की, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला असर्शन एग्जिस्टेंस। रिजर्व्स एंड सरप्लस की एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वो ट्रेस करेगा, टैली करेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्रीवियस ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से,
जिससे उसे पता चलेगा कि अगर किसी भी तरीके का एडिशन या यूटिलाइजेशन हुआ है करेंट ईयर में रिजर्व्स और सरप्लस का। देन फॉर कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन असर्शन इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, आप ये ट्रेस करोगे कि उस अमाउंट को कहाँ पे भेजा गया है, कहाँ पे उसका मूवमेंट हुआ है, सरप्लस में या डिफिसिट में, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। दैट इज़, अगर आपको याद हो, आप पहले पीएनएल सॉल्व करते हो, फिर पीएनएल का जो प्रॉफिट आता है ना, उसको आप नोट्स टू अकाउंट्स में जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर शो करते हो। अगर प्रॉफिट है तो सरप्लस की तरह, और अगर लॉस है तो डिफिसिट की तरह। और ये मूवमेंट कहाँ से आप ट्रेस कर सकते हो, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है वहाँ से। और अगर किसी भी तरह की डिविडेंड दी जा रही है तो फिर आप वेरीफाई करोगे जो भी रिजोल्यूशन पास किया गया है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड एंड रिजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर्स डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। स्टूडेंट्स शुड नोट दैट कि एज पर AS4 और इंड AS10 अगर किसी भी तरह का डिविडेंड इशू किया जाता है टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, या प्रपोज किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देन एंटिटी उसे एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकती है एज एट बैलेंस शीट डेट, बल्कि उसे डिस्क्लोज करना होगा उस अमाउंट ऑफ डिविडेंड को जो भी उन्होंने प्रपोज या डिक्लेयर किया है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड फॉर इशू। दैट इज एज पर AS4 और इंड AS10 अगर कोई भी डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद प्रपोज की गई है या डिक्लेयर की गई है तो आप उसके लिए एक डिस्क्लोजर दोगे कि ये डिविडेंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड तब अलॉट तब प्रपोज या डिक्लेयर की गई है, ना कि आप इसे एज अ लाइबिलिटी शो करोगे एज एट बैलेंस शीट डेट। और अगर आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देखने को मिल रही है तो आप पहले ये कंफर्म करोगे कि कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स को इन एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और फिर ऑब्टेन करोगे और वेरीफाई करोगे उस रेजोल्यूशन को जो पास किया गया है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि अगर आपको शेयर्स को प्रीमियम में इशू करना है उसके लिए आपको पहले रेजोल्यूशन पास करना होता है। और जैसा कि हमने शेयर कैपिटल के कैप्शन को पढ़ते वक्त ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम्स कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए ही यूज़ हो सकती है जो हमें सेक्शन 52 बताता है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या सेक्शन 52 के साथ कंप्लाई करते हुए काम हुआ है या नहीं। एंड देन कम्स अवर डिस्क्लोजर असर्शन। फॉर डिस्क्लोजर असर्शन आपको ये इंश्योर करना है कि जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थी ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 टू कंपनीज एक्ट उनके साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं। दैट इज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्लासीफाई किया गया है या नहीं एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, या जितने भी काइंड ऑफ रिजर्व्स होते हैं उन पे इसे क्लासीफाई किया गया है या नहीं। और अगर कोई सरप्लस है जो आप वहाँ ऐड कर रहे हो जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से मिला है तो वो भी अलग से शो होता है। एंड फॉर एग्जांपल आप जनरल रिजर्व से कुछ अमाउंट या CRR से आप कुछ अमाउंट यूज़ कर रहे हो फॉर बोनस शेयर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट माइनस करके नहीं शो करते। पहले आप जो अमाउंट था लाइक 1 करोड़ था, फिर आपने 50 लाख यूज़ किया तो आप पहले 1 CR शो करोगे, फिर 50 लाख ट्रांसफर टू बोनस शेयर्स आप शो करोगे। तो क्या ये जो भी एडिशन डिडक्शन है लास्ट बैलेंस शीट से वो अभी तक शो की गई है या नहीं। अगर किसी भी तरह का रिजर्व से जो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट तो उसे हम एज अ फंड शो करेंगे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। आपने बहुत सी बैलेंस शीट में देखा होगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में ये हमें शो करना होता है। दैट इज़ ये रिजर्व होता है बट इसे हम एक्चुअल में फंड के नाम पे शो करते हैं। तो अगर कोई ऐसा रिजर्व है जो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट होता है बाय ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट तो उसे हम एज अ फंड शो करते हैं। अगर प्रॉफिट आता है तो हम सरप्लस में ऐड करते हैं, और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का तो उसे हम नेगेटिव फिगर की तरह शो करते हैं अंडर द हेड सरप्लस। मतलब आप शो करोगे कि आपका सरप्लस नेगेटिव में है। And here we are done with our next head, reserves and surplus. और another caption is borrowings. Liabilities एक enterprise की वो financial obligation होती है जो other than owners fund होती हैं। That is liability includes borrowings, trade payables and other current liabilities, deferred payment credits and provisions. और इन liabilities का verification उतना ही important है जितना important एक asset का verification है, क्योंकि अगर किसी भी लाइबिलिटी को ओमिट कर दिया गया या उसमें अंडर स्टेट कर दिया या उसे ओवर स्टेट कर दिया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू और फेयर पिक्चर शो नहीं करेंगे ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब इन लाइबिलिटीज़ में बोरोविंग्स वो पैसे होते हैं जो आपको मिलते हैं यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। सो लेट्स स्टडी द ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप यूज़ कर सकते हो टू अंडरटेक
द ऑडिटिंग ऑफ बोरोविंग्स। बोरोविंग की एग्जिस्टेंस को लेके आप क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? सो फर्स्ट यू विल रिव्यू बोर्ड मिनट्स ऑफ अप्रूवल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को देखोगे, उसे रिव्यू करोगे, फिर ये रिव्यू करोगे कि जितने भी न्यू लोन एग्रीमेंट्स हैं, बॉन्ड इशुएंस है, वो सब ऑथराइज्ड हैं। एंड देन ये इंश्योर करेंगे कि जितनी भी सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट्स है वो अप्रूव की गई है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चेक एंड एग्री द डिटेल्स ऑफ लोन्स रिकॉर्डेड टू द लोन एग्रीमेंट। क्या रेट पे लोन ले रहे हो, किस नेचर का लोन है, उसकी रीपेमेंट टर्म्स क्या है। देन वेरीफाई करो कि अगर कोई बोरोइंग लिमिट है जो इम्पोज की जा रही है बाय एग्रीमेंट तो वो एक्सीड ना की जाए। रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन ऐसे 505 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बोरोविंग्स फ्रॉम द लेंडर, दैट इज बैंकर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ से भी आपने बोरोविंग ली है उनके पास जाके उनसे कंफर्म करो अबाउट द डिटेल्स ऑफ लोन एग्रीमेंट और वॉट एवर एग्रीमेंट जो भी आपने अंडरटेक की है। देन एग्री करो विद द डिटेल्स ऑफ लीजेस या हायर परचेज जो भी क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं अंडर द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इन केस ऑफ डिवेंचर्स एग्जामिन करो जो ट्रस्ट डीड बनाई गई है फॉर टर्म्स एंड डेट्स ऑफ रिडेम्पशन, जो भी बोरोइंग रेस्ट्रिक्शन है उस पे, एंड कंप्लायंस है जो भी विद कविनेंट्स। और जब आपने कोई डेट पे कर दिया है तो इंश्योर करो कि जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी आपने उस डेट के अगेंस्ट पे रखा था वो डिस्चार्ज कर दी गई है। एंड ऑब्टेन अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट की जो भी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की गई है वो रिप्रेजेंट करती है एक वैलिड क्लेम बाय द लेंडर्स। देन कम्स अवर कंप्लीटनेस असर्शन ऑफ बोरोविंग्स। इसके लिए आप ऑब्टेन करेंगे अ शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जिसमें ये शो होगा कि बिगिनिंग में क्या बैलेंस थे, एंडिंग में क्या बैलेंस है, और अगर किसी भी तरह की बोरोइंग्स ली गई है या रीपे कर दी गई है ड्यूरिंग द ईयर। एंड देन यू विल परफॉर्म द फॉलोइंग, कंसिडर एनी एविडेंस ऑफ एडिशनल डेट ऑब्टेन्ड। और ये कैसे करोगे, एडिशनल डेट के रिगार्डिंग आपको एविडेंस कैसे मिलेगा? थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। अगर कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ के, या डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो थर्ड पार्टी से, दैट इज जिस भी बैंकर लेंडर से आपने पैसे लिए हैं। सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट्स, दैट इज टेस्टिंग पेबल्स। जब आप पेबल्स टेस्ट कर रहे होते हो तो आपको समझ में आता है, आपको एविडेंस मिलता है रिगार्डिंग अगर कोई भी एडिशनल डेट लिया गया है। एंड देन ट्रेस करो कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो एज पर द शेड्यूल्स टू द जनरल लेजर है या नहीं। एंड देन रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, इस जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी एट द ईयर एंड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करेक्ट पीरियड और नॉट। दैट इज़ ये ईयर एंड आपने यहीं पे कोई लोन लिया है बट आप शो नहीं कर रहे हो, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। और अगर मान लो ये लोन आपने यहाँ ना लेके रिपोर्टिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि करेक्ट पीरियड में उस लोन को शो किया है या नहीं। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, roll out and obtain independent balance confirmation in respect of all borrowings from the lenders and perform the following। तो जब आप इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन लोगे फ्रॉम थर्ड पार्टी तो आपको ये असरटेन करना है कि आप अपनी कंफर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंफर्मेशन मांग रहे हो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो जो कि रेलेवेंट होगी हमारी टेस्ट ऑफ डेट में। दैट इज़ क्या रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंस है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है, कोई कोलेट्रल है, सिक्योरिटी है। आप बस बैंक के पास जाके ही नहीं पूछोगे कि क्या 1 करोड़ का लोन है, हाँ है, हो गया। नहीं, ये 1 करोड़ का लोन कितने इंटरेस्ट पे है, कितना पे हो चुका है, कितना बैलेंस बचा है, और क्या इस 1 करोड़ के बदले कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी गई है। और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप रिमाइंडर्स भेजेंगे। और जब आप कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेंगे तो उसे आप कंपेयर करेंगे अपनी बैलेंस उस बैलेंस से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की गई है। और अगर किसी भी तरह का डिफरेंस दिख रहा है देन हम वहाँ पे रिकन्सिलेशन करेंगे। एंड वी विल टेस्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकन्साइलिंग आइटम्स ऑफ टेस्ट चेक बेसिस। आपने कंफर्मेशन ली, फिर आपने उसको टैली की विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कोई भी डिफरेंस मिला तो आप उसे रिकन्साइल करेंगे। और रिकन्साइल करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो दिखाएगा कि क्यों रिकन्साइल किया जा रहा है, क्या डिफरेंस है। And here we are done with completion assertion. Now our next assertion is valuation. ये डिटरमाइन करो कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या मेथड्स होती है ऑफ रिकॉर्डिंग डेट आर अप्रोप्रिएट एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। चेक करो कि जो लोन बैलेंस है, लोन पेएबल्स है, वो एज पर द लोन एग्रीमेंट है या नहीं।
रिकम्प्यूट करो कोई भी इंटरेस्ट, डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, अगर वो प्रेजेंट है या दिख रहा है तो। और अगर किसी भी तरह का अमोर्टाइजेशन किया गया है ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन तो आपको वो भी चेक करना होगा, उसकी भी कंप्यूटेशन करनी होगी। और किसी भी तरह की फॉरेन करेंसी लोन है तो चेक करो उनके क्लोजिंग एक्सचेंज रेट को जो यूज़ किया गया है, एंड देन वेरीफाई करो कि ये जो भी कंपटीशन है ऑफ री स्टेटमेंट वो सही तरीके से हुई है या नहीं एट द ईयर एंड एज पर AS11। एंड देन जो हमारी लोन और डेट एग्रीमेंट है उसमें अगर कोई भी प्रोविजंस है तो वो पढ़ के हमें परफॉर्म करनी है कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर्स। टेस्ट करो कि क्या एंटिटी कंप्लाई कर रही है उस लोन एग्रीमेंट के जो भी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं उसके साथ। और अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जिसके साथ कंप्लाई नहीं किया गया है, जिसको वायलेट किया गया है, तो जनरली ऐसा होता है ना, अगर नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है और उसके कुछ आपके पास प्रोविजंस ऑब्लिगेशंस होते हैं और अगर आप उससे कंप्लाई नहीं कर रहे होते हो तो वो आपको तुरंत पे करनी पड़ती है, दैट इज़ वो करेंट लाइबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है तो ये डिटरमाइन करो कि क्या उस डेट को अब हमें क्लासीफाई करना होगा एज करेंट लाइबिलिटी। कभी कभी ये हो सकता है अब जिससे आपने नॉन करेंट लाइबिलिटी ली है ना, वो इंसान अपनी इस राइट को वेव कर देता है, दैट इज़ वो बोलता है चलो एक आध गलती हो गई, कोई नहीं, आपको अभी तुरंत पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये जो एनफोर्समेंट है इस प्रोविज़न की वो वेव कर दी गई है बाय लेंडर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कवेनेंट ऑफ द एंटिटी, देन ऑब्टेन करो कंफर्मेशन फ्रॉम द वेवर ऑफ द लेंडर। दैट इज़ फिर आप इस लेंडर के पास जाओगे और इससे कंफर्मेशन लोगे कि क्या सच में आपने वेव कर दी है अपनी इस राइट को। वेव कर देना मतलब छोड़ देना। एंड आफ्टर दिस आप एग्जामिन करोगे ड्यू डेट्स को अच्छी तरीके ताकि आप प्रॉपरली क्लासीफाई कर पाओ बिटवीन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म। और जहाँ पे किसी भी लॉन्ग टर्म लोन की कोई भी इन्वेस्टमेंट ड्यू होने वाली होती है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो क्या वो डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड देन वेरीफाई करो करेक्टनेस ऑफ अमाउंट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट, कितने सही से अच्छे से उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को नोट किया गया है। एग्जामिन करो डेट एग्रीमेंट्स को, इससे आपको पता चलेगा अगर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और फिर रिव्यू करो उस रेस्ट्रिक्शन को और प्रोविजन को रिलेटिंग टू डिफ़ॉल्ट और इंश्योर करो कि उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर दी गई है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी 2 प्रोजेक्ट्स करने वाली है और आपने फंड रेज किया है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ एक ही किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, दूसरे के लिए नहीं। तो ये आपको अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त डिस्क्लोज करना होगा। एंड देन एग्जामिन करो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द लोन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट अगर कोई भी है जो ये बता रहा है कि आपने उस लोन के अगेंस्ट कोई चार्ज रखा है, और अगर ऐसा है देन एग्जामिन करो कि क्या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एप्लीकेबल है स्टैट्यूट रिगार्डिंग क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज उसके साथ एंटिटी कंप्लाई कर रही है या नहीं। और जो भी डिस्क्लोजर एज पर दिस इंस्टीट्यूट देना होता है वो डिस्क्लोजर दे रही है या नहीं फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इन केस ऑफ सिक्योरिटी का वैल्यू, जहाँ पे ऐसा कभी कुछ हो जाए कि जो आपका लोन का अमाउंट है और उसके अगेंस्ट आपने जो सिक्योरिटी दी है इसकी वैल्यू आपकी लोन से कम हो जाए, दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपने लोन के अगेंस्ट में दिए शेयर्स। अब हो सकता है आपका लोन है 1 करोड़ का, जब आपने शेयर्स दिए तो वो 1 करोड़ के थे, बट कभी ऐसा हुआ कि शेयर्स की वैल्यू गिर के हो गई 50 लाख। देन एग्जामिन करो कि क्या ये लोन को क्लासीफाई किया गया है एज सिक्योर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। एंड देन एग्जामिन करो जो भी हायर परचेज एग्रीमेंट है या परचेज ऑफ एसेट किया गया है बाय द एंटिटी, एंड इंश्योर करो कि जो भी अमाउंट शो की जा रही है एज आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो करेक्ट है या नहीं। और अगर कोई भी सिक्योरिटी दी गई है तो उसे भी एग्जामिन करो। और अगर कोई भी बोरोविंग किसी रिलेटेड पार्टी से की गई है तो इंश्योर करो कि क्या AS18 के साथ कंप्लाई किया गया है या इन AS24 के साथ कंप्लाई किया गया है। वेरीफाई करो अगर कोई भी लाइबिलिटी है टूवर्ड्स बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, बिल्स नेगोशिएटेड, चेक्स डिस्काउंटेड, इन सबको करेक्टली रिफ्लेक्ट और डिस्क्लोज किया गया है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट अमाउंट के साथ। ऑडिटर को ये भी चेक करना चाहिए, ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी अमाउंट बोरो किया गया है वो विद इन द बोरोइंग पावर्स ऑफ कंपनी है या नहीं एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप अपना AOA या MOA बनाते हो ना तो आप कंपनी की बोरोइंग पावर्स भी उसमें लिखते हो, तो ये चेक करो कि क्या उस पावर के विथिन अमाउंट बोरो किया गया है या नहीं। एंड देन वेरीफाई करो कि कंपनी ने किसी भी तरह की वायलेशन नहीं की है किसी भी प्रोविजन की ऑफ सेक्शन 180 दैट इज़ रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, या सेक्शन 185 रिलेटेड टू लोन्स टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा, और सेक्शन 186 रिलेटेड टू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
ये सब सेक्शन ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं कि आप इतने अमाउंट से ऊपर नहीं कर सकते, या एक डायरेक्टर इतनी सैलरी है उसकी तो आप उसके सैलरी के इतने अमाउंट से ऊपर आप उसे पैसे नहीं दे सकते एज अ लोन। तो ऐसी किसी भी रेस्ट्रिक्शन को वायलेट नहीं किया गया है, ये वेरीफाई करेंगे। एग्जामिन करना है किस पर्पस के लिए ये अमाउंट बोरो किया गया है, एंड इंश्योर करना है कि ये अमाउंट यूज़ नहीं हो रही है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज़ कंपनी के अगेंस्ट जाके यूज़ नहीं हो रहा है ये अमाउंट। और अगर एंटिटी एक्सेप्ट कर रही है फंड एज डिपॉजिट्स, तो एग्जामिन करो कि जो भी डायरेक्टिव्स इशू करे गए हैं बाय आरबीआई और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उन सब के साथ कंप्लाई किया गया है या नहीं। एंड हियर वी आर डन विद वैल्यूएशन असर्शन। नाउ वन नेक्स्ट असर्शन इज डिस्क्लोजर। इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या जो भी डिस्क्लोजर्स है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 उसी तरह किए गए हैं या नहीं। फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को क्लासीफाई किया गया है एज बॉन्ड, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स। फिर टर्म लोन्स को भी हमें बैंक से कि अदर पार्टी से, देन डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी एंड एनी लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज़, कोई भी अदर लोन्स एंड एडवांसेस है, इन सब में क्लासीफाई करके शो किया गया है या नहीं, बिकॉज ये हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। एंड देन हमें ये भी डिस्क्लोज करना होता है, ये भी शो करना होता है कि बोरोविंग्स की फर्दर क्लासिफिकेशन, कि वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कैसा है। दैट इज नेचर ऑफ सिक्योरिटी शैल बी स्पेसिफाइड सेपरेटली इन ईच केस। और अगर कोई ऐसा लोन है जो कि गारंटी है बाय डायरेक्टर्स और अदर्स, देन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन अंडर ईच हेड शैल बी डिस्क्लोज्ड। यू एज अ ऑडिटर आपको ये इंश्योर करना है कि ये सब डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं या नहीं। किसी भी तरह के बॉन्ड्स, डिवेंचर्स हैं, उनके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट और पर्टिकुलर्स ऑफ रिडेम्पशन, कन्वर्जन, इनको स्टेट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी और कन्वर्जन स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्देस्ट रिडेम्पशन और कन्वर्जन डेट। जैसा भी वो केस हो, जहाँ पे बॉन्ड्स और डिवेंचर्स रिडीमेबल होते हैं बाय इंस्टॉलमेंट, तो द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर दिस पर्पस मस्ट बी रिकॉर्ड एज द डेट ऑन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू। दैट इज़ आप उस बॉन्ड या डिवेंचर को मैच्योर उस दिन से शो करना स्टार्ट करोगे जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू होगी। और अगर कोई भी ऐसा रिडीम्ड बॉन्ड या डिवेंचर है जिसे कंपनी री इशू कर सकती है, तो वो भी उन्हें डिस्क्लोज करना होगा। क्या टर्म्स है रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन के या किसी भी दूसरे लोन के, वो भी आपको शो करना होगा। और अगर किसी भी तरह की आपने डिफ़ॉल्ट की है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और इंटरेस्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो आपको उसका पीरियड, कब से आपने वो डिफ़ॉल्ट की है और किस अमाउंट में वो डिफ़ॉल्ट की है, आपको वो सेपरेटली इन ईच केस स्पेसिफाई करना होगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को ट्रेड पेबल्स पे और अदर्स पे हमें क्लासीफाई करना होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग शेल बी क्लासिफाइड एज लोन रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक और अदर पार्टी, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एडवांसेस। एंड देन अगेन इसे भी सब क्लासीफाई करना होता है एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अगर कोई भी लोन गारंटी की गई है बाय डायरेक्टर और अदर्स, देन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन्स अंडर ईच हेड शैल बी डिस्क्लोज। और अगर किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया गया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और इंटरेस्ट, देन अगेन वो भी स्पेसिफाई करना है सेपरेटली उसका पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर किसी भी तरह की करंट मैच्योरिटीज़ हो रही है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की, तो वो भी अलग से डिस्क्लोज करना होता है। और अगर कंपनी ने कोई भी पैसे बोरो किए हैं फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और उस पर्पस के लिए उस अमाउंट को यूज़ नहीं किया गया, देन कंपनी को डिस्क्लोजर देना होगा रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ वेयर द मनी हैव बीन यूज्ड। And here we are done with the assertions related to borrowings. Notes to be disclosed as additional regulatory information. अगर कंपनी ने borrowings की है on the basis of security of current asset, that is आपने लोन लिया और आपने एज अ सिक्योरिटी करेंट एसेट रखा, देन कंपनी को ये डिस्क्लोज करना होगा कि क्या जो क्वार्टरली रिटर्न्स है, स्टेटमेंट ऑफ करेंट एसेट्स है, उनको फाइल कर रही है कंपनी विद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये जो स्टेटमेंट्स है वो इन एग्रीमेंट है विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज़ अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके करंट एसेट 10 लाख शो कर रहे हैं, तो आप जो स्टेटमेंट उनको सबमिट करोगे, फाइल करोगे, वहाँ पे भी 10 लाख ही शो करना है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, देन समरी ऑफ रिकंसाइलेशन और रीज़न कि क्यों ये मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हो रही है, इसे एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना होगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर, अगर कोई भी कंपनी बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दी जाती है एज विलफुल डिफ़ॉल्टर, देन फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी गिवन। डेट ऑफ डिक्लेरेशन एज विलफुल डिफ़ॉल्ट, आपको डिस्क्लोज करना होगा कि कौन से डेट में आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर बोल दिया गया है।
डिक्लेयर कर दिया गया है और क्या आपने डिफ़ॉल्ट्स किए थे, डिटेल्स ऑफ डिफ़ॉल्ट, अमाउंट और नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब वो पर्सन है या वो इशूअर है जो एज अ विलफुल डिफ़ॉल्टर कैटेगराइज करा गया है बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंसोर्शियम देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स इशूड बाय आरबीआई। दैट इज़ यहाँ पे ये लिख दिया है कि आरबीआई जिसे बोलती है ना कि अगर किसी ने ये किया तो उसे विलफुल डिफ़ॉल्टर बोल दो, बस बैंक ऐसे इंसान को विलफुल डिफ़ॉल्टर बोलता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फेक्शन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब जब आपने लॉ में चार्जेस चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमें उसे रजिस्टर करना पड़ता है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो हमें हमारा सेक्शन बताता है। अगर वो टाइम लैप्स हो चुका है और आपने अभी भी रजिस्टर नहीं किया है तो डिटेल्स एंड रीज़न देयर ऑफ शैल बी डिस्क्लोज, कि क्यों डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्यों रजिस्टर नहीं किया गया। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम, इसमें जो ये पॉइंट ए है और बी है ये एग्जैक्टली डिट्टो सेम है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। जो आपने शेयर कैपिटल कैप्शन के अंडर पढ़ा था वहाँ आपने क्या पढ़ा था, आप कोई भी अमाउंट को एडवांस लोन या इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अमाउंट कहीं से भी आ सकता है, आपकी शेयर प्रीमियम से, आपकी बोरोविंग से या किसी भी काइंड ऑफ फंड। तो एज यू आर टॉकिंग अबाउट बोरोविंग्स तो यहाँ पे अगेन उस पॉइंट को रिपीट करके वापस से समझाया गया। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, दैट्स वाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट। ये एग्जैक्टली एक एक मैटर यहाँ पे जो लिखा है वो एकदम सेम है जो आपने ऊपर पढ़ा है उससे। एंड हियर वी आर डन विद द लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।